नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि इन क्रांतिकारी गतिविधियां ये कैसे अस्तित्व में आईं, इनके क्या उद्देश्य थे और इन्होंने कैसी कैसी घटनाएं देश के अंदर की। अगर हम इस, जैसे मैंने अभी बोला कि मैं ये 20वीं शताब्दी का ये शुरुआती दशक है, तो अगर मैं इसके थोड़ा सा पीछे जाऊं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और उससे भी अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो देश के विभिन्न हिस्सों में छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण हो चुका था और वे अपने स्तर पर अपने तरीके से देश के अंदर राष्ट्रीय चेतना जगाने का, उसे बढ़ाने का और उसे एक निश्चित आकार देने का काम कर रही थी। कुछ ऐसा कांग्रेस भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी का शुरुआती दशक प्रारंभ होता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल एक नई और अद्भुत चीज आकर जुड़ जाती है, जिसे हम क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। कहने का मतलब बस इतना है कि 1860 का दशक, जो 1870, 1880, ये सब जो दशक थे, ये अपने स्तर पर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम कर रहे थे, उन्हें बढ़ाने का काम कर रहे थे और उन्हें एक निश्चित आकार देने का काम कर रहे थे। लेकिन 20वीं शताब्दी का जैसे ही शुरुआती दशक प्रारंभ होता है, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल एक नई और अद्भुत चीज जुड़ जाती है। अब प्रश्न ये है कि जिस मैं क्रांतिकारी गतिविधियों की बात कर रहा हूँ, इनके लिए ऐसे कौन से प्रेरक तत्व रहे हैं जिसकी वजह से देश में क्रांतिकारी गतिविधियों का विकास हुआ। सॉरी, थोड़ा आज पसीना ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें जो है हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रेरक तत्व कौन कौन से ऐसे प्रेरक तत्व थे जिसकी वजह से देश में ऐसी गतिविधियां अस्तित्व में आईं। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं, स्वाभाविक बात था कि इसमें भारत का युवा वर्ग इसमें सबसे आगे आया था, चाहे वो मद्रास का क्षेत्र हो, चाहे वो बॉम्बे का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका बंगाल का क्षेत्र हो, पंजाब का क्षेत्र हो। कहने का मतलब है पूरे भारत से युवा पीढ़ी इन गतिविधियों की तरफ आकर्षित हुई थी। अब प्रश्न है कि ऐसे कौन से प्रेरक तत्व हैं जिसकी वजह से यह युवा पीढ़ी, ऐसे कौन से प्रेरक तत्व थे जिसकी वजह से यह युवा पीढ़ी परंपरागत राजनीतिक मार्गदर्शन जो चल रहा था उससे हटकर बिल्कुल नए तरीके से, नए अंदाज से लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम ये करने का इन्होंने जो है ठान लिया। तो पहले प्रेरक तत्व में हम ये देखेंगे कि अगर हम थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में पढ़ें इस समय तक जो है, तो कांग्रेस में दो खेमा हो चुका था, एक गरम दल का था और एक नरम दल का था। गरम दल हमेशा नरम दल की आलोचना किया करता था कि आप लोग जिस तरीके से, मतलब प्रार्थना पत्र के द्वारा, तर्क के द्वारा, छोटी छोटी सभाओं के द्वारा, अखबारों में लेख लिखकर जिस ब्रिटिश अधिकारी के हृदय में आप परिवर्तन करना चाहते हैं कि उनके हृदय में परिवर्तन होगा और वो भारत को उसका अधिकार दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष नरम दल जिस तरीके से उनके समक्ष अपना ज्ञापन वगैरह देता है, गरम दल इस तरीके की आलोचना कर रहा था। तो भारत का जो युवा वर्ग था वो भी यह विश्वास करने लगा था कि गरम दल नरम दल के बारे में जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है। तो पहले प्रेरक तत्व में हम लिखेंगे कि गरम दल द्वारा नरम दल की आलोचना से युवा वर्ग में, उनकी आलोचना के संदर्भ में उन्हें विश्वास हो गया। तो पहला हम क्या लिखेंगे कि गरम दल के द्वारा नरम दल
की आलोचना ने युवा वर्ग को भी यह समझाने में मदद की। कहने का मतलब है कि जो भारतीय युवा वर्ग है वो भी महसूस करने लगा कि हाँ, गरम दल जो बात नरम दल के बारे में कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि नरम दल जिस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अखबारों में लेख लिखकर हस्ताक्षर इकट्ठा करके संवैधानिक सुधारों की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश अधिकारी बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। तो कहने का मतलब बस इतना है कि युवा वर्ग इस बात में विश्वास करने लगा कि नरम दल भारत के जो है स्वशासन के लिए भारत को जो अधिकार मिलने वाला है नरम दल नहीं दिला पाएगा। तो इससे युवा वर्ग के अंदर एक गुस्सा था। अगर हम दूसरे प्रेरक तत्व की बात करें तो गरम दल भले से नरम दल की आलोचना कर रहा था, लेकिन या गरम दल की जो भी उग्र विचारधाराएं थी, गरम दल भी इस समस्या से निजात दिलाने में कोई एक समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका था। वो नरम दल की आलोचना कर रहे हैं, उग्र विचारधारा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो दूसरे में हम ये लिखेंगे कि गरम दल की भी असफलता, गरम दल की भी असफलता। तीसरी बात हम देखते हैं किस प्रकार बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किस प्रकार बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और उस बंगाल विभाजन से ही स्वदेशी आंदोलन चला था और उसमें जो है बहिष्कार की बात की गई थी, स्वदेशी की बात की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई थी। बहिष्कार में ब्रिटेन की आर्थिक वस्तुओं के साथ साथ ब्रिटेन की भारत में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो अदालतें हैं, जो पश्चिमी राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन सब के बहिष्कार की भी बात की जा रही थी। कहने का मतलब इतना है कि बहिष्कार में केवल ब्रिटेन की आर्थिक वस्तुओं का ही बहिष्कार नहीं, बल्कि ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाएं, जो यहाँ की पार्लियामेंट वगैरह थी, प्रांतों की जो विधानसभाएं थी, उनका बहिष्कार करना था, यहाँ की अदालतों का बहिष्कार करना था, पश्चिमी विचारधारा से चलने वाली यहाँ की शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना था। तो इस बहिष्कार की बात की गई। दूसरी तरफ स्वदेशी की बात की गई कि भारत के लोग अब खुद अपना माल खुद बनाएंगे, विदेशों से कोई भी आयात वे नहीं करेंगे। कुछ ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई। इतनी उग्र विचारधारा के बावजूद यह आंदोलन जो भारत की जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को आकर्षित नहीं कर पाया था और न ही बंगाल विभाजन को रद्द करवा पाया था। तो तीसरे में हम ये लिखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन की जो भी उग्र विचारधाराएं थी वह भी कुछ काम नहीं कर पाई। तीसरा, स्वदेशी आंदोलन की उग्र विचारधाराएं भी, स्वदेशी आंदोलन की उग्र विचारधाराएं भी कोई काम नहीं कर सकी, कोई काम नहीं कर सकी। चौथे में हम देखेंगे कि उस समय रूस में निहलिस्ट, आयरलैंड के क्रांतिकारी, मैक्सिको के क्रांतिकारी, ये भी अपने अपने देश में कुछ ऐसी ही हिंसक गतिविधियां करने में विश्वास रखते थे। तो भारत का जो युवा वर्ग था वो भी इस प्रकार की गतिविधियों की तरफ उन्मुख हुआ था।
तो यहाँ पर चौथे में मैं लिखूंगा कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी कुछ ऐसा हो रहा था। इसे हम रूस के शून्यवादियों या रूस के निहलिस्टों, आयरलैंड के क्रांतिकारियों, मैक्सिको के क्रांतिकारियों के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो चौथा में हम लिखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी कुछ ऐसा घटित हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी कुछ ऐसा घटित हो रहा था, जिससे भारतीय युवा वर्ग इन सब चीजों से प्रेरित हो रहा था। अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन को जिस विभत्स तरीके से ब्रिटिश भारतीय सरकार ने दबाया था, उसकी वजह से भी भारतीय युवा वर्ग के अंदर गुस्सा था। मैं उसका आपको एक उदाहरण दूंगा कि 27 अप्रैल 1906 को बारी साल में एक राजनैतिक भीड़, एक शांतिपूर्ण राजनैतिक भीड़ पर पुलिस ने बहुत उग्र तरीके से, बहुत हिंसात्मक तरीके से लाठीचार्ज किया था। तो इसकी काफी प्रतिक्रिया हुई थी। उस समय का राष्ट्रीय अखबार युगांतर ने भी यह बात लिखी थी कि भारत में ब्रिटिश शासन के दमन के लिए देश की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाए, ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि स्वदेशी आंदोलन के दमनात्मक रवैये ने भी भारतीय युवा वर्ग के अंदर एक गुस्सा पैदा किया था। स्वदेशी आंदोलन के दमनात्मक रवैये ने युवा वर्ग के अंदर गुस्सा दिलाया, के अंदर गुस्सा दिलाया। अगर हम एक घटना की बात करें कि किस प्रकार 1907 के वर्ष में कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस से गर्म दल निकल जाते हैं, ब्रिटिश भारतीय सरकार नरम दल को अपनी तरफ मिला लेती है कि हम कालांतर में संवैधानिक सुधार लाएंगे। नरम दल को अपनी तरफ मिलाकर गरम दल पर ब्रिटिश भारतीय सरकार कार्रवाई कर देती है। क्योंकि अब उसे अब बिल्कुल जरा सा भी डर नहीं था कि नरम दल ब्रिटिश सरकार की आलोचना करेगा, क्योंकि नरम दल को उन्होंने संवैधानिक सुधारों का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था और ब्रिटिश सरकार ने गरम दल पर कार्रवाई कर दी। उसका मैं आपको उदाहरण बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हो गई थी और अरविंद घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस सब घटनाओं से भी भारतीय युवा वर्ग उत्तेजित था। तो मैं 6 में यहाँ लिखूंगा कि गरम दल पर कार्रवाई। गरम दल पर कार्रवाई। फिलहाल इतना ही है, तो बहुत, लेकिन फिलहाल हम इतने पर ही जाते हैं कि किस प्रकार भारत में 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में युवा वर्ग जो क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ आकर्षित हुआ था, उनके लिए प्रेरक शक्ति का कार्य कौन कौन से तत्व कर रहे थे। अब बात होगी इनके उद्देश्य की, ये करना क्या चाहते थे। देखिए, ये खुद मानते थे, भारतीय युवा वर्ग जो इन गतिविधियों में संलिप्त था, ये खुद मानता था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पैर उखाड़ने के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ की जनता हथियारबंद तरीके से विद्रोह करे। यहाँ की पुलिस फौज, भारतीय पुलिस फौज जो ब्रिटिश कंपनी के तहत काम कर रही है, वह भी हथियारबंद तरीके से विद्रोह करे और ऐसे ही सेना के जवान जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिश शासन में भर्ती हुए हैं, वे भी जो है अगर विद्रोह करते हैं तभी भारत में
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हम उखाड़ सकते हैं। उद्देश्य केवल इतना है कि अगर यहाँ की जनता और ऐसे ही अन्य कर्मचारी जो भारतीय कर्मचारी हैं अगर वे विद्रोह कर दें, तभी जो है भारत से हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ सकते हैं। क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि जनता को लामबंद करना कि आप हथियार उठाइए, ब्रिटिश शासन से लड़ पड़िए, यहाँ के फौजियों को, यहाँ के सेनाओं को जो है इस तरीके से आगे इस तरीके की बात बताकर उन्हें मनवाना काफी मुश्किल काम था। चूंकि यह युवा वर्ग तो उत्तेजित हो चुका था, इन्हें तुरंत कुछ नाटकीय तरीके से करने की आवश्यकता थी। वो कुछ ऐसा करते जिसकी वजह से जिससे जो यहाँ की जनता है उनके अंदर की उदासीनता टूटती और दूसरी तरफ उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना भी आती। तो भारतीय युवा वर्ग कुछ करने की तरफ जो करने के लिए हिमायती था वो कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे यहाँ की जनता में जो उदासीनता है वो टूट जाए। भारतीय पुलिसकर्मी, भारतीय जो सेना के जवान हैं उनके अंदर भी यह बात आ जाए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है फिर इन्होंने किया क्या, इन्होंने व्यक्तिगत हिंसा अर्थात ऐसे ब्रिटिश पदाधिकारी जो बदनाम हैं उनकी हत्या किया जाए। बदनाम ब्रिटिश पदाधिकारियों की हत्या की बात थी, सभी ब्रिटिश पदाधिकारियों की हत्या की बात नहीं थी। बदनाम ब्रिटिश पदाधिकारियों की हत्या किया जाए। इस हत्या से जनता के अंदर जो उदासीनता है वह टूट जाएगी, अन्य कर्मचारियों के अंदर जो उदासीनता है वह टूट जाएगी और इससे जो है हम एक हथियारबंद तरीके से, जनता हथियारबंद तरीके से साम्राज्यवाद को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि ये खुद मान रहे हैं कि वो अकेले व्यक्तिगत तरीके से ये काम नहीं कर सकते। अगर ये काम तभी हो सकता है जब लोग इसके लिए जागृत हो जाएं। तो उद्देश्य में हम ये लिखेंगे कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पैर उखाड़ने के लिए प्रारंभिक कुछ हिंसात्मक घटनाएं करना जिसकी वजह से लोगों के अंदर जन जागृति जागे। तो उद्देश्य में हम यहाँ क्या लिखते हैं कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए व्यक्तिगत हिंसा का रास्ता अपनाना यह कालांतर में जन जागृति लाएगी। जन जागृति लाएगी। तो भारतीय युवा वर्ग जो कि यह देख रहा है कि किस प्रकार व्यक्तिगत हिंसा यदि हम करते हैं, बदनाम ब्रिटिश पदाधिकारियों की हत्या यदि हम करते हैं तो इससे लोगों की चेतना जगेगी, लोगों की उदासीनता टूटेगी। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या क्या घटनाएं विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, बाहर देश में ये क्या ऐसी घटनाएं करते हैं ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जगे, उदासीनता टूटे। तो अगर अब हम घटनाओं के बारे में देखें तो इनका घटनाएं देश में ये कहाँ क्षेत्र, किस क्षेत्र में घटना करते हैं। तो पहला हमारा संदर्भ रहेगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में। महाराष्ट्र, इसमें हम ये देखिए इसमें क्या है कि 1918 के वर्ष में विद्रोही समिति जिसकी नियुक्ति पहले ही मतलब 1915-1916 के वर्ष में सरकार कर चुकी थी। विद्रोही समिति सरकार को 1918 के वर्ष में रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में यह बात की जाती है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कराने में महाराष्ट्र के पूरे जिले के चित्त-पावन ब्राह्मणों का योगदान है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां अगर शुरू हुई हैं तो पूरे के चित्त-पावन ब्राह्मणों का इसमें हाथ है। तो यहाँ पर मैं केवल लिखूंगा कि 1918 विद्रोही समिति
उससे आपको ये जोड़ लेना है कि किस प्रकार चित्त पावन ब्राह्मण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किए थे। तो 1918 विद्रोही समिति की रिपोर्ट। अब हम महाराष्ट्र क्षेत्र में अगर हम देखें कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। 22 जून 1897 को पूना प्लेग कमेटी के 2 अधिकारियों 22 जून 1897 को पूना प्लेग कमेटी के 2 अधिकारियों रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण कर देते हैं। इनका यह आरोप था कि ये जो रैंड और एमहर्स्ट हैं, यह पूना में यदि जो प्लेग फैला है उसको ये सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है। तो 22 जून 1897 को चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि 22 जून 1897, फिर चापेकर बंधु, चापेकर दामोदर व बालकृष्ण और आपके ये जो जिसे मारते हैं उनका नाम है रैंड व एमहर्स्ट। इनकी ये हत्या कर देते हैं 22 जून 1897। 22 जून 1897 को दामोदर एवं बालकृष्ण रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर देते हैं। 1899 के वर्ष में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना करते हैं। 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश ये मिलकर, उनके भाई गणेश जो है, ये मित्र मेला नामक संस्था का निर्माण करते हैं। 1899 वीडी सावरकर और जो है आपका इनके भाई गणेश मित्र मेला। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत समाज की स्थापना करते हैं। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत समाज की स्थापना करते हैं। तो चौथा लिखे 1904 में वीडी सावरकर अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज की स्थापना करते हैं। और इसी में एक घटना और घटती है कि इसी अभिनव भारत समाज से जुड़ा एक व्यक्ति है अनंत लक्ष्मण करकरे। यह नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर देता है। कालांतर में नासिक षड्यंत्र केस के तहत इन लोगों पर मुकदमा चलता है, जिसमें इन बीडी सावरकर के भाई गणेश पर भी जो है मुकदमा चलता है और गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो अगर मैं केवल नासिक षड्यंत्र केस लिख दूं तो इससे आप ये लिखिए कि अनंत लक्ष्मण करकरे किस प्रकार नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या करता है और उससे नासिक षड्यंत्र केस चलता है और उनके भाई गणेश की भी जो है, गणेश का भी इसमें नाम आता है और गणेश को कालांतर में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो पांचवा नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस और इसमें हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं अनंत लक्ष्मण करकरे। अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी, जिसकी वजह से नासिक षड्यंत्र केस चलता है
और गणेश को भी इसमें अभियुक्त बनाया जाता है। गणेश को फिर बाद में आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। ये आपका महाराष्ट्र क्षेत्र का था। अगर अब हम थोड़ा सा बात करें बंगाल बंगाल के क्षेत्र में 1902 के वर्ष में उस समय की सबसे पहली कह सकते हैं क्रांतिकारी संस्था का निर्माण होता है, अनुशीलन समिति। कलकत्ता में इसकी स्थापना आपके जो है वारिंद्र करते हैं और मिदनापुर जिले में इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र करते हैं। अनुशीलन समिति 1902, कलकत्ता में वारिंद्र और जतेंद्र दोनों होते हैं और मिदनापुर में आपके जो है ज्ञानेंद्र करते हैं। तो 1902 अनुशीलन समिति कलकत्ता में वारिंद्र और जतेंद्र और मिदनापुर में आपके करते हैं ज्ञानेंद्र। मिदनापुर कहाँ है? कलकत्ता से पश्चिम की तरफ। मिदनापुर कलकत्ता से पश्चिम की तरफ। तो कलकत्ता में कौन है? वारिंद्र और जतेंद्र। मिदनापुर में आपके हैं जो है ज्ञानेंद्र। मिदनापुर में आपके हैं जो है ज्ञानेंद्र। ये अनुशीलन समिति। बंगाल के विभिन्न जिलों में छोटी छोटी क्रांतिकारी संस्थाएं या क्रांतिकारी समितियां भी बनती हैं जो कि उस क्षेत्र में कुछ इस तरीके की चीजें अंजाम देती हैं, जिसमें अगर मैं आपको बात करूं कि मैमनसिंह में सुहृद समिति बनती है, फरीदपुर में व्रती समिति बनती है और बारिसाल में आपका स्वदेश बांधव समिति बनती है। छोटी छोटी संस्थाएं बनती है। कहाँ पर? मैमनसिंह में आपकी बनती है सुहृद समिति और आपके फरीदपुर में व्रती समिति और आपके जो है नीचे बारिसाल में आपका स्वदेश बांधव समिति। अगर इन तीनों का मैं लोकेशन आपको दिखाऊं तो बांग्लादेश में ये तीनों स्थान है और इनका लोकेशन कुछ इस तरीके से है। ये आपका हो गया मैमनसिंह, ये आपका हो गया मैमनसिंह, ये फरीदपुर, मोटा मोटा आपका यही है फरीदपुर और ये बारिसाल। ये तीनों स्थान आज बांग्लादेश में है। मैमनसिंह ऊपर है, फरीदपुर नीचे है, बारिसाल उसके दक्षिण में है। ये एक मोटा मोटा एक उस जो है मैप है। तो आपके मैमनसिंह में कौन? सुहृद समिति, फरीदपुर में व्रती समिति और बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति। तो यहाँ अगर मैं लिखने का प्रयास करूं सुहृद समिति फरीदपुर में, व्रती समिति और बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति अर्थात बंगाल के क्षेत्र में वहां के जिलों में जो छोटी छोटी क्रांतिकारी समितियां ऐसी बनती हैं। ये अब अगला घटनाक्रम है हेमचंद्र कानूनगो से। हेमचंद्र कानूनगो यह पेरिस जाते हैं, बंगाल के ही थे हेमचंद्र कानूनगो। यह पेरिस जाते हैं, पेरिस में एक रूसी से बम बनाने की तकनीकी सीखते हैं, कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता के मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना ये लगा देते हैं। हेमचंद्र कानूनगो पेरिस गए, पेरिस में ये जो एक रूसी से सैन्य तकनीकी सीखते हैं बम बनाने की और कलकत्ता में 1908 के वर्ष में आ जाते हैं, मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना लगा देते हैं। तो अगर मैं केवल हेमचंद्र कानूनगो लिखूं, हेमचंद्र कानूनगो, तो इससे हमें ये समझ लेना है कि किस प्रकार ये पेरिस जाते हैं, रूसी से बम बनाने की तकनीकी सीखते हैं, वापस कलकत्ता आते हैं, मणिकतल्ला में 1908 के वर्ष में
बम बनाने का कारखाना ये लगा देते हैं। अब अगली घटना घटती है 30 अप्रैल 1908 के दिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अर्थात पटना से जस्ट उत्तर की दिशा में 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बदनाम जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास करते हैं प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के बदनाम जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस गाड़ी पर ये बम मारते हैं उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बैठा रहता है, उसमें 2 अंग्रेज महिलाएं बैठी रहती हैं। इन दोनों की जो है मृत्यु हो जाती है। प्रफुल्ल चाकी बाद में जो खुद आत्महत्या कर लेते हैं, गोली मार लेते हैं। खुदीराम बोस को पकड़कर जो है इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो मैं यहाँ केवल अगर लिखूं कि 30 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी जो है 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के बदनाम जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास करते हैं। प्रफुल्ल चाकी आपके जो है ये आत्महत्या कर लेते हैं। खुदीराम बोस को पकड़कर फिर उन्हें जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इस घटना के बाद मणिकतल्ला में जो कानूनगों ने वहां पर बम बनाया था उस पर छापेमारी की जाती है और 34 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलता है। अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलता है। अलीपुर कहाँ है? कलकत्ता से दक्षिण की दिशा में। तो जब यह घटना होती है, इस घटना के बाद कलकत्ता के मणिकतल्ला में ब्रिटिश भारतीय सरकार छापेमारी करती है। 34 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलता है। और इन मुकदमा चलने वालों में आपके जो है अरविंद घोष का भी नाम आता है और इनके भाई वारिंद्र का भी नाम आता है। अरविंद घोष जो है इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं, इन्हें छोड़ दिया जाता है, जबकि उनके भाई वारिंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। तो बस अगर मैं लिख लूं कि इस घटना के बाद जो है आपका अलीपुर षड्यंत्र केस हो जाता है। अलीपुर षड्यंत्र केस हो जाता है। ये केस इसलिए होता है क्योंकि यह जो है 30 अप्रैल 1908 की घटना होती है। देखिए, अगर अब एक अगला घटनाक्रम है आपका 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस दिल्ली में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम मारते हैं। लॉर्ड हार्डिंग बच जाता है। 23 दिसंबर 1912 को वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस बम मारते हैं। आपके जो है हार्डिंग बच जाता है, रास बिहारी बोस फिर वहां से निकल जाते हैं। यही रास बिहारी बोस हम देखते हैं कि किस प्रकार जनवरी 1915 में ये गदर आंदोलन का भी कुछ समय तक नेतृत्व करते हैं और बाद में जब इस पर ब्रिटिश शिकंजा कसता है इस आंदोलन पर, फिर ये फरार हो जाते हैं और जापान चले जाते हैं। जापान में वो जो है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और कुछ आज़ाद हिंद फौज, सिंगापुर के क्षेत्र में आज़ाद हिंद फौज, इन सब गतिविधियों से भी रास बिहारी बोस जुड़े रहते हैं। तो आपका ये मोटा मोटा ये आपका हो गया जो है बंगाल का हिस्सा, बंगाल का। अब पंजाब, अगर मैं एक छोटा सा यहाँ जो है कानून बना लूं पंजाब का। पंजाब में केवल एक बार है तो कई, लेकिन उनमें एक का नाम प्रमुख है, अजीत सिंह जो है अंजुमने मोहिबाने वतन नामक संस्था का निर्माण करते हैं। अंजुमने मोहिबाने वतन नामक संस्था का निर्माण करते हैं और भारत माता नाम से एक अखबार भी निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि अजीत सिंह
अजीत सिंह अंजुमने मुहिबाने वतन संस्था है और भारत माता अखबार है। भारत माता अखबार, भारत माता अखबार। तो ये कुछ इस प्रकार की घटनाएं भारत के क्षेत्र में हो रही थी। अगर मैं आपको एक मद्रास के क्षेत्र में अगर आपको एक घटना और बता दूं तो भारत माता एसोसिएशन वहाँ की एक क्रांतिकारी संस्था थी, भारत माता एसोसिएशन। इसके ही सदस्य थे वांची अय्यर। वांची अय्यर जो है एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर देते हैं। वांची अय्यर भारत माता एसोसिएशन से ये जुड़े होते हैं। वो अंग्रेज अधिकारी की इसलिए हत्या कर देते हैं कि उस समय के एक प्रमुख नेता मद्रास के क्षेत्र में चिदम्बरम पिल्लई थे। चिदम्बरम पिल्लई की गिरफ्तारी हो गई होती है। भीड़ प्रदर्शन करती है कि उन्हें छोड़ दो। एक यही अंग्रेज अधिकारी इन पर गोलियां चला देता है। तो फलस्वरूप ये वांची अय्यर कालांतर में इस ब्रिटिश अधिकारी को मार देते हैं। देखिए, ये मैं आपको बताया जो है देश के अंदर किस प्रकार से भारतीय युवा वर्ग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छोटी छोटी ये घटनाएं कर रहा था, ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जगाया जाए, उदासीनता को तोड़ा जाए। उनके अंदर खुद ये विश्वास था कि वो अकेले व्यक्तिगत कार्रवाई करके भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पैर को नहीं उखाड़ सकते। तो स्वाभाविक बात है, लोगों के अंदर चेतना जगाने के लिए कार्य किया जा रहा था। अब बाहर के देश में भारतीयों ने क्या क्या काम किया इस प्रकार की घटनाओं के संदर्भ में, तो इसमें पहला नाम आता है 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या होता है कि भारत को स्वशासन का अधिकार मिल जाए, भारत को स्वशासन का अधिकार मिल जाए। 1905 आपके जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी। तो मैं यहां लिखूं पहला 1905 श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1905 श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनका है आपका जो है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। मूल उद्देश्य है कि भारत को स्वशासन का अधिकार मिल जाए। कालांतर में यही इंडिया होम रूल सोसाइटी इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी निकालती है। इंडिया हाउस नामक एक और संस्था का निर्माण भी करती है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक पत्रिका है, इंडिया हाउस एक संस्था है। इन दोनों का निर्माण यही इंडिया होम रूल सोसाइटी करती है। तो इसमें मैं क्या है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये पत्रिका है। और इंडिया हाउस ये संस्था है, यह करती है। इसी इंडिया हाउस के एक कर्मचारी होते हैं मदन लाल धिंगरा। इंडिया हाउस के एक कर्मचारी हम क्या कहें, इंडिया हाउस के ही सदस्य हैं मदन लाल धिंगरा। 1 जुलाई 1909 को करजन वाइली की हत्या कर देते हैं। करजन वाइली था कौन? उस समय भारत के जो सचिव थे, जो भारत सचिव थे, उनके राजनीतिक सलाहकार करजन वाइली थे। करजन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा कर देते हैं। बाद में धिंगरा को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि 1 जुलाई 1909 मदन लाल 1 जुलाई 1909 मदन लाल धिंगरा ये हत्या करते हैं वाइली की।
ये वाइली कौन है? वाइली उस समय जो भारत सचिव थे उनके राजनीतिक सलाहकार यह कर्जन वाइली था। अब अगला एक आता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन की भी उपाधि प्राप्त है या इन्हें कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन होता है। उस कांग्रेस में यही मैडम भीखाजी रुस्तम कामा भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर स्टुटगार्ट का है तो जर्मनी जो देश है उसके दक्षिणी हिस्से में स्टुटगार्ट है। तो मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि 1907 में स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन होता है। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा उसमें हिस्सा लेती हैं। यही मैडम भीखाजी रुस्तम कामा यहीं पर पहली बार भारतीय झंडे को भी फहराती हैं। इसका रंग हरा, पीला, लाल। तो अगर हम यहाँ लिखें कि मैडम भीखाजी रुस्तम, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा और ये जो है स्टुटगार्ट 1907 स्टुटगार्ट जो है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन में ये हिस्सा लेती हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं और यहीं पर ये भारतीय तिरंगे को भी फहराती हैं। और उस समय उसका रंग क्या होता है? हरा, पीला और लाल। ये मोटा मोटा चीज आपका कि किस प्रकार देश के अंदर भारतीय युवा वर्ग गतिविधियां कर रहा है, किस प्रकार देश के बाहर भी कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि इसका पतन क्यों हो गया? तो पतन बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है कि ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश भारतीय सरकार का दमनात्मक रवैया। हम देखते हैं कि 1900 के वर्ष में यह विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लाती है। 1908 के वर्ष में समाचार पत्र अधिनियम लाकर इस प्रकार की गतिविधियों को कुचलती है। तो पतन में पहला हम डालेंगे कि ब्रिटिश सरकार का दमनात्मक रवैया। पहला ब्रिटिश कठोर नीति, ब्रिटिश कठोर नीति। इसमें हम दो चीज हम लिखेंगे। पहला 1909 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 1908 में समाचार पत्र अधिनियम। और अगर हम दूसरा देखें तो खुद इन क्रांतिकारियों की जो भी दिनचर्या होती थी, इनके जो नियम होते थे वे बड़े कठोर हुआ करते थे। स्वाभाविक बात है किसी पदाधिकारी, किसी बदनाम पदाधिकारी को आपकी अगर आप उसकी हत्या करने जा रहे हैं तो उसके बाद का जीवन बड़ा कठोर हो जाता था। तो इनका खुद का जो कठोर नियम होता था उसकी वजह से यह बहुत सफल नहीं हुआ। तो कठोर नियम क्यों लिखें? कठोर नियम। और तीसरी बात की देखिए, ये इनका उद्देश्य क्या था कि जनता को जागृत करना, भारतीय सिपाहियों, भारतीय फौजों को जागृत करके हथियारबंद तरीके से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पैर को उखाड़ना है, चूंकि ये एक बहुत बड़ी कल्पना थी। और दूसरी बात की जनता की कमजोरियां क्या हैं, जनता की मजबूती क्या है, अगर इसे ध्यान देकर अगर कोई आंदोलन अगर चलाया जाए तो वो अधिक सक्षम होता। कालांतर में हम देखेंगे कि गांधी जी इसी खूबी को पहचानते हैं, जनता की इनकी क्या जो है सीमाएं हैं और इनकी क्या शक्तियां हैं। उसी आधार पर गांधी जी कालांतर में अपनी रणनीति बनाते जाते हैं और वे सफल हो जाते हैं। फिलहाल आज का टॉपिक इतना ही है, ये कंप्लीट है। थोड़ा आज पसीना ज़्यादा हुआ, चलिए ये कंप्लीट है। धन्यवाद।